तो यहाँ पर NHM का फुल फॉर्म क्या बताया? नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन के टू सब डिविजन्स है। एक है NUHM, NRHM। NUHM का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। और NRHM का फुल फॉर्म है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो ये NHM कहाँ पर काम करता है? रूरल और अर्बन एरियाज में। और ये हेल्थ को प्रमोट करता है, WHO के गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करता है। और इंडियन गवर्नमेंट जो पॉलिसीज डिजाइन करती हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करता है। और ये इसका लोगो आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक हैप्पी फैमिली है, ठीक है, कपल और उनकी बिटिया, ठीक है। और हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट ये फीमेल चाइल्ड के के लिए काफी कुछ योजनाएं बनाता है ना। क्योंकि पहले ऐसा बीच बीच में अबॉर्शंस हो रहे थे, और कुछ अंधविश्वास में कुछ लोग अबॉर्शन करवाते थे, उनको बेटे की ज्यादा चाहत होती थी। तो फिर गवर्नमेंट ने इसके लिए मुहिम चलाई, और जो फीमेल चाइल्ड डेथ हो रही थी उसके लिए काफी अवेयरनेस सोसाइटी में स्प्रेड की। और इसीलिए यहाँ पर इसको देखते हुए यहाँ पर फीमेल को बीच में दिखाया गया है। और ऐसा कहा जाता है कि भाई बेटी है तो कल है, ठीक है। क्योंकि जो जेंडर रेशियो है वो भी कम हो रहा था। जैसे NHM ने अभी डेटा रिलीज किया था, पिछले पिछले 1-2 साल पहले, शायद पिछले साल ही किया था। तो उस डेटा में जो MP का भोपाल डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर जेंडर रेशियो बहुत कम हो गया था। मतलब 1000 मेल पे ओनली 875 फीमेल थी। तो ये बताता है कि जेंडर रेशियो कम हो रहा है, जबकि ये इक्वल होना चाहिए, ज्यादा इसमें अंतर नहीं होना चाहिए। तो जेंडर रेशियो कम होना क्या बताता है? कि फीमेल्स कम पैदा हो रही हैं, और फीमेल्स यदि कम पैदा होंगी तो उनकी संख्या कम हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो नेशनल हेल्थ मिशन इसको भी प्रमोट करता है, और जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती हैं उन सबको इम्प्लीमेंट करता है, और इंश्योर करता है कि वो प्रॉपर रन हो और उससे फायदा सभी लोगों को मिले। इसके अंडर में हॉस्पिटल्स आते हैं, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर, CHC, ठीक है, PHC आता है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। और आता है सब हेल्थ केयर सेंटर, जिसको हम बोलते हैं SHC, सब हेल्थ केयर सेंटर। सब हेल्थ केयर सेंटर पे क्या काम होता है? टीकाकरण का काम होता है। और वहां पर कौन से मेडिकल स्टाफ होते हैं? आशा कार्यकर्ता, ANM, CHO, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। तो ये वहाँ के स्टाफ होता है, ठीक है। और वहां पर कैंप चलाए जाते हैं टीकाकरण के, और नसबंदी के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो वहां पर रन किए जाते हैं। एक्चुअली जो सर्जिकल प्रोसीजर होता है वो तो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे होता है। सब हेल्थ केयर सेंटर पे केवल काउंसलिंग दी जाती है, फॉर्म फिलअप करना, इस टाइप का जो क्लैरिकल वर्क है वही वहां पर होता है ना। बाकी वहां पर जो मेडिकल प्रोसीजर्स हैं सर्जरी के, वो वहाँ नहीं होते, क्योंकि वहां पर फैसिलिटीज नहीं होती है। वहां पर बस क्या है, जैसे टॉनिक्स टॉनिक्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं प्रेग्नेंट वुमेन्स को, कैल्शियम के टैबलेट, आयरन के टैबलेट, ये सब वहां से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, जैसे आंगनबाड़ी होता है ना, उस टाइप से। छोटा सेंटर होता है, सबसे छोटा यूनिट यही होता है ना। और स्वास्थ्य सेवाओं का सबसे जो निचला चैनल है वो यही होता है। तो ये लोगो है नेशनल हेल्थ मिशन का। आपने एम्बुलेंस पे देखा होगा, हॉस्पिटल्स पे देखा होगा, कभी हॉस्पिटल के बाहर वॉल पे आपका ध्यान गया होगा, वहां पर आपने देखा होगा, ठीक है। ये नेशनल हेल्थ मिशन, ये आपके सिलेबस में है, सोशल फार्मेसी में, ठीक है। ये डिविजन्स है, मैंने आपको अभी बताया, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन के टू सब डिविजन्स हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये किस ऑब्जेक्टिव के साथ इस्टेब्लिश किया गया है? इसका पर्पस क्या है? क्यों बनाया गया है इसको? तो ये क्या है, और सिटी और रूरल एरिया में गवर्नमेंट की पॉलिसीज के प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए और हेल्थ को प्रमोट करने के लिए इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। अब क्या है, सोसाइटी में कम्युनिकेबल डिजीजेस भी हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस भी हैं। कम्युनिकेबल डिजीज क्या है? स्प्रेड होती हैं सोसाइटी में, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू, स्नीजिंग के थ्रू, कफिंग के थ्रू। और जो इन्फेक्टेड है उसके कांटेक्ट में यदि कोई आता है, उसको भी कम्युनिकेबल डिजीज हो सकती है। तो कम्युनिकेबल डिजीज के लिए सोसाइटी में यदि अवेयरनेस होगी तो ये डिजीज ज्यादा स्प्रेड नहीं होगी। इसको बोलते हैं डिजीज प्रिविलेंस। प्रिविलेंस मतलब फैलना,
ठीक है, तो प्रिविलेंस को कम करने के लिए जो सोसाइटी में जितने भी लोग हैं उनमें अवेयरनेस के लिए कैंप चलाए जाते हैं और उनको एजुकेट किया जाता है, उनको काउंसलिंग दी जाती है, उनको बताया जाता है कि कैसे आप किसी भी कम्युनिकेबल डिजीज से बच सकते हो। ठीक है, जिससे जो चाइल्ड चाइल्ड डेथ रेशियो है और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, ये सब कम हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे अवेयरनेस ऐसी होनी चाहिए कि भाई कोई कोई कपल यदि बेबी प्लान कर रहे हैं तो वो अपने सारे टेस्ट करवा के देख लें कि हम लोग स्वस्थ हैं या नहीं, है ना। क्योंकि यदि किसी फीमेल ने कंसीव कर लिया और उसके उसके पेट में जो बेबी है, उस दौरान यदि वो कोई एंटीबायोटिक खाती है तो उसका जो प्रभाव है वो उसके बच्चे पे पड़ सकता है। तो उसके बच्चे में फोकोमेलिया जैसा प्रॉब्लम हो सकता है। आपने देखा होगा कभी बच्चे पैदा होते हैं तो उनके होंठ कटे हुए, नाक कटे हुए, नाक दबी हुई, है ना, इस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं बच्चों में। तो उसको अवॉइड करने के लिए, या तो टेरेटोजेनिसिटी भी आपने सुना होगा, टेरेटोजेनिसिटी। कुछ बच्चे पैदा होते हैं तो थोड़े से वो मॉन्स्टर लाइक दिखते हैं, वो आँख फटी फटी सी रहती है उनकी, है ना, उससे मतलब अजीब ही दिखते हैं वो, है ना। तो उनपे ये जो अजीब उनका दिखना है वो दवाइयों की वजह से होता है। तो ऐसा बहुत हद तक कोशिश करना चाहिए कि प्रेगनेंसी के दौरान आप यदि न्यूट्रिशंस लेते हैं, हेल्थ सप्लीमेंट्स लेते हैं, इट्स ओके, बट आपको कोई दवाई ना खानी पड़े। जब आप ज्यादा इधर उधर की दवाइयाँ खाओगे तो उससे बच्चे पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। तो इस चीज की अवेयरनेस भी सोसाइटी में स्प्रेड की जाती है, ताकि कोई भी जो बच्चा पैदा हो वो स्वस्थ पैदा हो। ठीक है, और उसका हेल्थी रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो लो बर्थ वेट बेबी भी होते हैं तो वो कमजोर होते हैं वो, है ना, वो उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता। तो ये सब अवेयरनेस सोसाइटी में होनी चाहिए, है ना। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब के बारे में आपको पता है। अभी सब्जेक्ट इतना इजी आपको सुन के ऐसा लग रहा होगा मैं क्या बता रहा हूँ, पर क्या करें, आपका सब्जेक्ट ये ऐसा ही है। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये क्या है, सब तो हमको पता है ना। पर आपका सोशल फार्मेसी सब्जेक्ट है ही इतना इजी। अब उसके प्रैक्टिकल्स आपने देखे, हाथ कैसे धोना आपको सिखा रहे हैं, तो हंसी तो आएगी ना। पर मैं लिटरली बता रहा हूँ, बहुत लोग ऐसे हैं, जानते सब है करता कोई नहीं है, जानते सब है करता कोई नहीं है। बहुत सारी चीजें हमें पता होती है लेकिन हम उसका अनुपालन नहीं करते, हम उसको फॉलो नहीं करते, है ना। हमारे नॉलेज को हम हमारे एक्सपीरियंस पे नहीं लेके आते। ठीक है, तो इसलिए सुन लो, लग रहा होगा आसान है लेकिन पढ़ना है आपको ही। ठीक है, तो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ठीक है, इनके लिए सब अवेयरनेस फैलाई जाती है। और जैसे मलेरिया के टाइम पे आपने देखा होगा गवर्नमेंट मच्छरदानी बांटती है ना, और आपको बताती है कि भाई पानी वानी कहीं ठहरने ना दिया जाए, साफ सफाई रखो, ये वो, उससे लार्वा पनपेंगे तो मच्छर ज्यादा होंगे आपके आसपास, आपको काटेंगे, आप बीमार पड़ोगे। ये सब आपको समझाया जाता है। और फिर हो जाए मलेरिया तो फिर गवर्नमेंट दवाई भी देती है। अब ये कब शुरू हुआ था, जो NRHM है ये शुरू हुआ था 2005 को, और 2012 को शुरू हुआ था NUHM। मतलब पहले इसने रूरल एरिया से शुरुआत की और फिर अर्बन एरिया में आ गया। रूरल एरिया मतलब क्या, गाँव, है ना, और अर्बन एरिया में शहर आते हैं। ठीक है, और अब ये 2017 से दोनों जगह मतलब काम कर रहा है एक साथ। तो पहले गांव में शुरू हुआ, फिर शहर में शुरू हुआ, अब ये कोऑर्डिनेशन में काम कर रहा है। ठीक है, और ये एक एनजीओ है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की फंडिंग से चलता है। ठीक है, एनजीओ को फंडिंग होती है, तो ये भी एक एनजीओ है, लेकिन ये एनजीओ बहुत ज्यादा बड़ा है क्योंकि ये पूरे भारत में काम कर रहा है। हर स्टेट में इसके हॉस्पिटल्स हैं, हर स्टेट में इसके एम्प्लॉयज हैं, है ना। तो ये है NHM। द मेन एम ऑफ NRHM is to provide accessible, affordable, accountable, effective, reliable primary health care, bridging the gap in rural healthcare through the creation of cadre of accredited social health activist, जिसको हम आशा बोलते हैं। What is full form of आशा? आशा का फुल फॉर्म है accredited social health activist। ठीक है, वो जो आशा आती है ना पिंक कलर की साड़ी में, तो उसका ये फुल फॉर्म है। ये एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि आशा का फुल फॉर्म क्या होता है। एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। और ये NHM की सबसे निचले स्तर की एम्प्लॉय होती है आशा।
ठीक है, सबसे जो निचले स्तर की जो कर्मचारी है वो आशा होती है, और हर विलेज में होती है, ठीक है। प्रोविजन ऑफ अ फीमेल एंड हेल्थ एक्टिविस्ट इन ईच विलेज। एनएचएम का मानना है कि हर विलेज में एक आशा होनी चाहिए, जो कि हर परिवार के कांटेक्ट में रहे, उसको परिवार की सारी जानकारी होनी चाहिए, कितने बच्चे हैं, क्या चल रहा है, मतलब वो पर्सनली कनेक्ट रहे हर परिवार से, ताकि गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी योजना है वो हर घर तक पहुंच सके, तो उसकी डिटेल वो बता देती है घर जाके, या आपको सेंटर पे बुला के बता देगी, आपका नंबर रहता है उसके पास। तो आशा के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहती है ना, उसका काम ही ये रहता है घर में बैठना, आपसे एक इंटरेक्शन बनाए रखना, और एक पर्सनल टच भी रहता है आशा के पास, है ना, क्योंकि सोसाइटी में तो ऐसे ही काम किया जा सकता है ना। तो फीमेल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो जनरली डिस्कस नहीं कर पाती हैं उतने खुल के, तो आशा को वो बता सकती है। तो आशा भी कार्यकर्ता फीमेल ही होती है, मेल आशा कोई नहीं बनता, है ना, ये जो पोस्ट है ये केवल फीमेल के लिए है। तो इससे आप इनसे डिस्कस कर सकते हो, कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम होगी तो ये आपको सजेस्ट कर सकती हैं, आपको गाइड कर सकती हैं, क्योंकि इनको भी मेडिकल फील्ड का नॉलेज होता है, जो एएनएम कोर्स होता है ना, एएनएम, जीएनएम, है ना, ये सब पैरामेडिकल कोर्सेज हैं। तो इन कोर्सेज के बिहाफ पे मतलब जनरल काउंसलिंग और गाइडेंस दिया जा सकता है। हेल्थ और सैनिटाइजेशन रिलेटेड, है ना, सैनिटाइजेशन क्या होता है? सैनिटाइजेशन मैंने आपको बताया था, इसके लिए फ्यूमिगेशन होता है, कुछ केमिकल्स यूज किए जाते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स यूज किए जाते हैं। डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं? जो कि नॉन लिविंग सरफेस पे काम करते हैं और इरेडिकेशन एलिमिनेशन करते हैं माइक्रोब्स का, पैथोजेंस का, जो कि डिजीज कॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम डिसइंफेक्टेंट्स कहते हैं। जैसे हम लोग फ्लोर की क्लीनिंग करते हैं तो हम लोग लाइजॉल यूज करते हैं ना, लाइजॉल यूज करते हैं। डेटॉल हम लिविंग सरफेस पे यूज करते हैं, सेवलॉन हुआ, है ना। शेविंग करते हैं, कट लग जाता है, हम सेवलॉन लगा लेते हैं। तो ये सब डिसइंफेक्टेंट की श्रेणी में आते हैं। लेकिन कुछ होते हैं जो नॉन लिविंग सरफेस पे यूज होते हैं और कुछ लिविंग सरफेस पे यूज होते हैं। जो लिविंग सरफेस पे यूज होते हैं उनको हम एंटीसेप्टिक कहते हैं, और जो नॉन लिविंग सरफेस पे यूज होते हैं उनको हम डिसइंफेक्टेंट्स कहते हैं। तो ये डिफरेंस इसमें याद रखना, ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग सरफेस पे। तो लिविंग सरफेस पे एंटीसेप्टिक, फॉर एग्जाम्पल डेटॉल एंड सेवलॉन, और नॉन लिविंग सरफेस पे लाइजॉल और फिनाइल, है ना। फिनाइल भी सैनिटाइजेशन का काम करता है। सैनिटाइजेशन मींस डिजीज कॉजिंग जो पैथोजेंस हैं उनको इरेडिकेट करना, उनको रिमूव करना, किसी भी सरफेस से हटाना। जैसे आपने सैनिटाइजर यूज किया होगा कोविड टाइम पे, आप चीजों को सैनिटाइज करते थे, गाड़ी को सैनिटाइज किया होगा आपने, है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट बाहर से आया है तो आप उसको सैनिटाइज करते थे, उस पर स्प्रे करते थे। तो ये स्प्रे आप क्यों करते थे? क्योंकि उस पे कोई भी पैथोजन ना प्रेजेंट रहे उस सरफेस पे, वो फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए आप उसको सैनिटाइज करते थे, तो इसको हम सैनिटाइजेशन बोलते हैं। सैनिटाइजेशन की डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है सोशल फार्मेसी में। वैक्सीन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, कम्युनिकेबल डिजीज क्या होते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या है। आपको शॉर्ट नोट लिखने को कहा जा सकता है एनएचएम पे, तो उसमें आपको एनएचएम के बारे में बताना पड़ेगा कि एनएचएम में किस तरह तरह का स्टाफ होता है, कौन सा स्टाफ क्या काम करता है, ठीक है। कहाँ एनएचएम क्या किस एम के साथ इस्टेब्लिश किया गया है, क्या गोल है एनएचएम के, है ना। परिवार नियोजन को प्रमोट करता है ये। परिवार नियोजन मतलब छोटा परिवार, सुखी परिवार, हम दो हमारे दो। ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन टू रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। क्या होता है एमएमआर, बताइए। बता चुका हूं मैं आपको। एमएमआर क्या होता है? मैंने एक दिन ऐसे ही पूछा एमएमआर क्या होता है, तो एक स्टूडेंट कहता है मीजल्स मम्स रूबेला। हालांकि कहा उसने सही, एमएमआर का फुल फॉर्म ये भी होता है, मीजल्स मम्स रूबेला, लेकिन यहाँ पर वो नहीं है, कुछ और है। बताओ, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होती है? व्हाट इज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट? सुन रहे हो या नहीं आप लोग? हेलो। यस सर।
क्या होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट? सब प्रेगनेंसी पीरियड में जो डिलीवरी के समय जो डेथ हो जाती है उसे कहते हैं मैटरनिटी ठीक है, ओके। मोर्टेलिटी। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो एनएचएम क्या करता है? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए सोसाइटी में अवेयरनेस स्प्रेड करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एमएमआर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। और आईएमआर, आईएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब जो नवजात शिशु है उनका मृत्यु दर, ठीक है। और एक होता है टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है? कि भारत में औसतन एक औरत कितने बच्चे को जन्म दे सकती है ना, इसको बोलते हैं फर्टिलिटी रेट। यदि किसी लेडी की फर्टिलिटी अच्छी होगी तो वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पैदा कर सकती है। तो फर्टिलिटी रेट कितनी है? तो हर देश की जो महिलाएं होती है उनकी एक फर्टिलिटी की क्षमता होती है, तो उसको बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। मुझे लगता है यहाँ पर कुछ मिस्टेक तो नहीं है। फर्टिलिटी रेट तो वैसे होता है, लेकिन यहाँ पर जो ये सेंटेंस है इस थोड़ा सा डाउटफुल है ना, इसको मैं बाद में आपको बताऊंगा। बाकी फर्टिलिटी रेट तो वर्ड होता है, फर्टिलिटी मतलब अ, बच्चा पैदा करने की क्षमता, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं शेड्यूल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेजर कंपोनेंट ऑफ एनआरएचएम। तो एनआरएचएम में क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, है ना? मर्जर ऑफ मल्टीपल सोसाइटीज एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट स्टेट कमीशन। इसके जो हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर, सब हेल्थ केयर सेंटर्स, है ना, इस ये इसके डिफरेंट डिविजन्स है। इन लेवल्स पे ही काम करता है। प्रोविजन ऑफ एडिशनल जेनरिक ड्रग्स, और यहाँ पर जेनरिक ड्रग्स को ही प्रमोट किया जाता है। कोई भी ब्रांडेड ड्रग्स आपको नहीं मिलेगा प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है ना, CSC। SC मतलब सब हेल्थ केयर सेंटर, PHC मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, और CHC मतलब कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर। तो यहाँ पर क्या है, डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं और ये आपको जेनरिक मेडिसिन ही प्रिस्क्राइब करते हैं, और ये जेनरिक मेडिसिन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। और विलेज के लिए हेल्थ केयर प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, ठीक है। और हर विलेज में एक आशा को नियुक्त किया जाता है, और रूरल में हॉस्पिटल्स को अपग्रेड किया जाता है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इसके हॉस्पिटल्स होते हैं। और मोबाइल मेडिकल यूनिट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दी जाती है। मोबाइल मेडिकल यूनिट क्या होती है? जो आपको घर पहुंच ट्रीटमेंट या घर पहुंच दवा की सेवा देती है, उसको मोबाइल मेडिकल यूनिट कहते हैं। जैसे एम्बुलेंस आपके घर भिजवा दी, या दवाइयाँ आपके घर भिजवा दी यदि आप बहुत ज्यादा बीमार हो तो। अभी कोविड के टाइम पे दवाइयाँ घर पे जाती थी कि नहीं? तो मोबाइल मेडिकल यूनिट के थ्रू जाती थी। फिर ये आशा का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है। आशा मस्ट बी primarily a woman resident of the village, मैरिड, विडो और डाइवोर्स्ड। ये कंडीशन है आशा बनने के लिए। आशा वही फीमेल बन सकती है जो मैरिड होगी, विडो भी चलेगी, डाइवोर्स भी चलेगी, लेकिन उसका मैरिड होना जरूरी है। प्रिफरेबली इन द एज ग्रुप ऑफ 25 से 45 साल, मतलब आशा बनने का एक क्राइटेरिया है। यदि कोई लेडी गांव की आशा बनना चाहती है तो उसकी एज 25 से 45 के बीच में होनी चाहिए, और उसको मैरिड होना जरूरी है। मैरिड होना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत से ऐसे एक्सपीरियंसेस है जो मैरिज के बाद ही होते हैं, ताकि वो काउंसलिंग दे पाए और विलेज में लोगों की हेल्प कर पाए। तो इसलिए ये क्राइटेरिया रखा गया है। और दूसरा है, आशा शुड हैव इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप क्वालिटीज, एंड एबल टू रीच आउट द कम्युनिटी। आशा की पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए, फ्रेंडली नेचर होना चाहिए, उसका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, ताकि वो लोगों को कन्विंस कर पाए, वो लोगों को जो पॉलिसीज है वो एक्सप्लेन कर पाए, उनको कन्विंस कर पाए, अपनी बात कन्वे कर पाए। तो उसका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए और उसका फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए, ताकि वो कम्युनिटी से कनेक्ट कर पाए। शी शुड बी अ वुमेन विद अ फॉर्मल एजुकेशन टू 8th क्लास। तो आशा बनने के लिए जो कम से कम क्राइटेरिया है, मिनिमम एजुकेशन कितनी होनी चाहिए? 8th क्लास तक होनी चाहिए, ठीक है। एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम डिसएडवांटेजेस पॉपुलेशन ग्रुप शुड बी इंश्योर्ड टू सर्व सच ग्रुप बेटर। तो ये आपका यहाँ पर नेशनल हेल्थ मिशन खत्म हो गया।
शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगा, जितना मैंने आपको बताया इतना इनफ है। तो एनएचएम आपको समझ में आया? हेलो। बताइए एनएचएम के बारे में क्या समझ में आया? तृप्ति, क्या होता है एनएचएम का फुल फॉर्म? नेशनल हेल्थ मिशन। नदीम, आप बताओ इसके सब डिविजन्स के बारे में। एनएचएम के सब डिविजन्स के बारे में बताइए। नीतू, आप बताइए एनएचएम के सब डिविजन्स के बारे में। समरीन, गायत्री, सद्दाम। मेरे को लगता बढ़िया क्लास लॉगिन करके सब लोग लगे रहते हैं। मैं आशाओं की और आशाएं इसके अंदर क्या रूरल हेल्थ करती हैं मिशन है। क्या नहीं करती। हाँ, एनयूएचएम और एनआरएचएम। ठीक है। हाँ, ठीक है। विलेज के विलेज में आशाओं का क्या वर्क है, क्या करना चाहिए, मेडिसिन के हम्म। बारे में जानना है। हम्म। ठीक है तृप्ति। ओके। सुनिए, क्लास सुन रहे हो आप? नदीम, तृप्ति, आप दोनों क्लास सुन रहे हो? हाँ सर, सुन रहे हो। हाँ। ठीक है, ठीक यस है। सर। अब समरीन, आप बताओ गोल क्या है एनएचएम का, ऑब्जेक्टिव क्या है? गायत्री, सद्दाम, भारती वर्मा। जो मोर्टेलिटी रेट है उनको कम करने के लिए मतलब ये लोग को बताते हैं कि मोर्टेलिटी रेट इन्फेंट में और मैटरनल मोर्टालिटी रेट कम कैसे कर सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशन हम्म। यूज कर सकते हैं जिनकी वजह से ठीक ये है। प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। ओके। अब बताइए भारती, आप बताओ आशा बनने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? कोई लेडी यदि गांव में रह रही है और वो आशा बनना चाहती है, तो उसको क्या क्राइटेरिया होना चाहिए उसका? सबको अच्छे से हैंडल करना आता है, सबको सब चीज जो बताया वो समझ में आएगा, गाँव की लड़की के अकॉर्डिंग तो सब उस हिसाब से रहने की। ज्योति, आप बताओ। सर उसके लिए फॉर्म भरना पड़ता है। ठीक है। फॉर्म भरने के बाद सर जिसके सबसे ज्यादा परसेंटेज रहते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है। आपने तो बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कह दी। ऐसा ही होता है। ठीक है। सर मेनली और एज का इशू है। मैरिड होना चाहिए। हाँ, ये बात कम्युनिकेशन बिल्कुल स्किल अच्छा सही। होना चाहिए। हम्म। फ्रेंडली नेचर होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही कहा। कम से कम 8 पास होना चाहिए, 25 से ज्यादा एज होनी चाहिए, और मैरिड होना जरूरी है। ठीक है। और कहीं कहीं तो मैंने देखा है, ऐसा भी लिखा हुआ है कि एक बेबी भी होना चाहिए। और ये क्राइटेरिया बिल्कुल सही भी है। एक बेबी भी यदि उसका होगा, तो वो ज्यादा सोसाइटी से कनेक्ट कर पाएगी, सोसाइटी की जो फीमेल्स है उनको ज्यादा अच्छा गाइड कर पाएगी वो, है ना? सर 18+ होना चाहिए और वो फॉर्म भर सकते हैं लेकिन। नहीं, 25 ईयर्स एज। ठीक तो सर अभी हमारे इधर क्या बोलते हैं, वो निकला था तो आया मैं। था 18+ होना चाहिए।
हो जाएगा। तो एज एज शायद कहीं कहीं कम कर दी होगी, है ना। यस सर, यूपी में था कि 18 के ऊपर रहेगा तो कम सर के लिए कर मैरिड सकते होना भी जरूरी नहीं हैं रहता। विदाउट में। लेकिन आप मुझे खुद विदाउट बताओ कि एक 18-19 साल की लड़की एक 30-35 साल की वुमेन को कैसे कन्विंस करेगी, नसबंदी के लिए कैसे कन्विंस करेगी, डिलीवरी के लिए उसको कैसे उससे बात करेगी, यदि उसको कोई मतलब प्रॉब्लम है ना, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है उसको, तो वो कैसे बताएगी। एज का भी तो फैक्टर मैटर करता है ना। मैटर है, बट सर हमारा था फॉर्म से लिए। अब चलो ठीक है, कहीं फॉर्म आया होगा तो मुझे भेजना उसका नोटिफिकेशन। अभी अभी शायद कुछ महीनों में ऐसा कुछ परिवर्तन आया होगा, तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, पहले आशाओं का सिलेक्शन ऐसे ही होता था। अभी कुछ महीनों में यदि कोई अपडेशन आया हो, यदि नियम में कुछ चेंजेस आए हो, तो मेरे को नोटिफिकेशन भेजना व्हाट्सएप पे, ठीक है। क्योंकि ये जो आशा बनने का क्राइटेरिया है, ये बिल्कुल भी मतलब पैरामीटर्स पे खरा नहीं उतर रहा है ना। एक 18-19 साल की लड़की वो काम मुश्किल से ही कर पाएगी जो एक आशा करती है ना। क्योंकि इसके लिए मैच्योरिटी चाहिए, है ना। मैच्योर्ड लेडी ही आशा बन सकती है, ये फैक्ट है। और एक 18-19-20 साल की लड़की में इतनी मैच्योरिटी नहीं होती है कि वो आशा का काम कर पाए। काउंसलिंग कोई मैच्योर्ड व्यक्ति दे पाएगा ना। और जो भी सिचुएशन है उसको समझने के लिए व्यक्ति में उस चीज से उसको गुजरना या उसको पढ़ना या प्रैक्टिकली देखना समझना जरूरी होता है ना। अब जैसे गवर्नमेंट भी दाइयां नियुक्त करता है ना, नॉर्मल डिलीवरी के लिए, तो किसको नियुक्त करता है, जिसने बट ऑलरेडी सर काफी पहले, देखिए डिलीवरीज पहले कर चुकी। में मतलब अब पहले के लोग में तो ऐसा तो तेज नहीं रहता था। क्या पहले में सर, तृप्ति, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। अभी भी क्लियर नहीं जा रही सर आवाज। हाँ, अब आ रही है, बोलो। हेलो, मैं ये बोल रही थी कि पहले के लोग में पहले शादी हो जाती थी, बच्चे भी हो जाते थे, फिर आता हूँ कहता है 25 में। हाँ, ये बात आपकी सही है कि पहले शादी जल्दी हो जाती थी। जैसे महात्मा गांधी की शादी भी बहुत जल्दी हो गई थी कस्तूरबा से, ठीक है। और भी ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। तो पहले ट्रेंड था, और ये ट्रेंड हर 10-20-30 सालों में बदल जाता है। परिवर्तन संसार का नियम है, प्रकृति का नियम है परिवर्तन। और जो परिवर्तन आता है वो देश काल परिस्थिति के हिसाब से होता है, ठीक है। पहले शादी की एज कम हुआ करती थी, है ना। हमारे एक टीचर थे, तो वो टीचर की शादी बचपन में ही हो गई लेकिन थी। सर आशाओं का भी तो एज कम ही रहता होगा, तभी आशा बन। इसका मुझे नोटिफिकेशन भेजना आप, ठीक है। गवर्नमेंट का कोई भी डॉक्यूमेंट जिस पे लिखा हो कि आशा बनने के लिए 18 साल की एज चाहिए। सर सारी हम चीज। भी भरने वाले थे साइका के, लेकिन डेट चली गई थी इसलिए हम भर नहीं पाए थे, तो हमको पता है। तो कोई बात नहीं, उसका नोटिफिकेशन मुझे भेजना, तो मैं मेरे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एडिटिंग करके उसको चेंज कर लूंगा, और 25 से घटा के उसको 18 कर लूंगा, ठीक है। और पढ़ाई का कोई क्राइटेरिया है या नहीं, 12th वेल्थ बढ़ा तो नहीं दिया पढ़ाई का क्राइटेरिया। आप मुझे नोटिफिकेशन भेजना तो मैं पढ़ लूंगा, ठीक है, उसमें सब दिया रहता है। होने पर ऐसा 12th पास किया। 10th पास कर दिया है क्या। तो आप मुझे सर नोटिफिकेशन सर भेज देना व्हाट्सएप पे। मेरा नंबर तो है ही, ग्रुप पे मैं ऐड हूँ। तो उस पे मुझे आप मेरा मतलब पर्सनली ग्रुप पे मत डालना, और पर्सनली मुझे व्हाट्सअप कर देना उस जॉब का नोटिफिकेशन जो कि आशा बनने के लिए निकला है। क्योंकि आज से 3-4 साल पहले, 4 साल पहले तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। पर अभी क्या है, मैं उतना टच में नहीं हूँ, है ना, एनएचएम में क्या रूल्स रेगुलेशन में चेंजेस आ रहे हैं, तो सर मुझे मैं उतना गांव आइडिया में नहीं है। गई थी, गांव में गई थी, 2-3 लेडी नहीं हुई है, उनसे कांटेक्ट किए तो उन्होंने बोला कि 12th तक पास होना चाहिए, आपको ले रहा है 12th रहना चाहिए, और इसके अकॉर्डिंग 18 के ऊपर हो जा रहा है, 12th तक होना चाहिए। अब होता क्या है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बना हुआ है, ध्यान से सुनना मेरी बात। पर वो रूल्स एंड रेगुलेशन में कभी कभी कहीं कहीं चेंजेस ला दिए जाते हैं, है ना। अब जैसे ऐसी कोशिश की जाती है कि भाई आ, बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयों की डिस्पेंसिंग ना हो, लेकिन हर जगह होती है।
और दवाइयों की डिस्पेंसिंग होने से ये चीज इतनी कॉमन हो गई है कि एक आम इंसान को पता भी नहीं है कि ये दवाई मुझे बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलनी चाहिए। तो ऐसा भी हो रहा है ना। अब क्या है, बहुत सारी चीजें इतनी लचर हो गई हैं कि समझ में ही नहीं आता है ना। मैं कॉलेज के सेशनल पेपर देखता हूँ तो उसमें टाइमिंग नहीं डली हुई है, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी है जो डेफिशिएंसीज हैं। लेकिन वो डेफिशिएंसीज इतनी कॉमन हो गई है अब, बहुत सारे फील्ड में इतनी डेफिशिएंसी है, लेकिन वो इतनी कॉमन हो चुकी है कि लोगों को पता ही नहीं है। उनको ये बात वो जानते ही नहीं है, ये डेफिशिएंसी भी है ना। अब हो सकता है रूल बुक कोई किसी ने उतना ध्यान ना दिया हो और कर दिया हो, कर क्राइटेरिया को थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर दिया हो, है ना, ताकि सही साठ एम्प्लॉय का चुनाव किया जा सके, ऐसा कुछ होगा, है ना। अब ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या है, पुराना है ना। अब वो पुराने के हिसाब से उसमें वही सब डला हुआ है। आप एग्जाम में आएगा और आपने यदि नोटिफिकेशन देखा है तो आप लिख के वो आ सकते हो जो आपने पढ़ा है ना। 12वीं पास और 18 साल की उम्र, ठीक है। तो ये आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन मुझे इसका नोटिफिकेशन भेज देना तो मैं भी अपडेट कर लूंगा, है ना। आप किस स्टेट से हो, ये किस स्टेट में हो रहा है ये सब, एमपी में? बस हेलो। नो सर, यूपी में। तो तृप्ति, आप ये यूपी की घटना बता रहे हो क्या? यस सर। अरे तो यूपी स्टेट का सिस्टम अलग काम करता है ना यहाँ से। सर मैं और तो ज्योति, एमपी की बता रही हूँ। आप कहाँ की घटना बता रहे हो ज्योति, एमपी की या सर मैं बाहर की? बैतूल एमपी। हाँ बैतूल एमपी की, हाँ ठीक है, यदि बैतूल की है तो फिर ठीक है। बाकी जो दूसरी स्टेट्स है ना, वहाँ का सिस्टम थोड़ा सा अपनी स्टेट से अलग होता है। अब यूपी स्टेट में तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो अजीब है। वहाँ के तो फार्मेसी के बच्चे हिंदी में भी लिख सकते हैं। वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे बताया, बोले सर हम हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिख के आते हैं एग्जाम में। तो बोले हम यहाँ पर भी लिखेंगे क्या, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपकी आरजीपी यूनिवर्सिटी है, वो हिंदी को टॉलरेट नहीं करती है। हिंदी में लिखोगे फेल हो जाओगे। तो हर स्टेट का अपना अपना सिस्टम रहता है, हर डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना सिस्टम रहता है। और ये सिस्टम थोड़ा सा विलेज के हिसाब से फ्लक्चुएट भी होता है। तो मैंने आपको स्टैंडर्ड बता दिया कि स्टैंडर्ड क्या है ना। आप थोड़ा बहुत कहीं फ्लक्चुएशन आएगा तो उसको आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेना, है ना। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 19-20 तो हो ही जाता है ना। अब यूपी में तो बहुत सारे ऐसे नियम कानून होंगे जो एमपी में नहीं है ना। अभी जैसे आसाम, आसाम में क्या है, इतना स्ट्रिक्ट है कि यदि आपके 2 से 3 बच्चे हुए तो आपको जॉब नहीं मिलेगा 100%। और एमपी में तो न जाने कितने लोग नहीं है, 5-5 7-7 बच्चे पैदा करके बैठे हैं और गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। बताते ही नहीं है ऑन रिकॉर्ड कि बच्चा है ना। और जबकि आसाम में बहुत स्ट्रिक्ट रूल है कि आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है तो 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। तो रूल बनना और रूल का पालन होना और रूल की पॉपुलैरिटी होना, इन तीनों चीजों में डिफरेंस होता है ना। इतने सारे नियम कानून है कि इंसान को आधे से ज्यादा पता नहीं है कि वो क्या है, क्यों है, कैसे है। अभी कुछ दिन पहले की घटना है, एक स्टूडेंट था, 4-5 साल हो गए, रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रहा था और उसको सीआरपीएफ ने पकड़ लिया। उसको पता भी नहीं कि क्यों पकड़ा। उसको बाद में बताया कि तुम रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रहे थे और सिग्नल जला हुआ था। तो जब सिग्नल रेड हो जाता है तब आप वो ट्रैक क्रॉस नहीं करोगे, ऐसा नियम है। तो उसको पकड़ लिया था, उसको पता ही नहीं था। बोले सर मेरे को पता होता तो मैं नहीं करता। तो बोले नहीं पता तो हम क्या करें, ये तो नियम होता है। ऐसा है। अब एज शेड्यूल के ड्रग्स जो हैं वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं देने चाहिए, लेकिन फिर भी लोग दे रहे हैं। और इतना कॉमन हो गया है कि कोई सोचता भी नहीं है कि भाई ऐसा भी हो सकता है। प्रेगनेंसी टर्मिनेशन की किट्स आती हैं, कितनी कॉमनली मिल जाती है मेडिकल स्टोर पे। कोई भी जाता है, बोले साहब टर्मिनेशन की किट देना, दे देते हैं 5 गोली की वो, और बता देते हैं भाई 2 दिन खाओ सब वॉश हो जाएगा। ऐसा होता है ना। तो ये सब इलीगल है, ये सब गलत है ना। तो हर चीज का मतलब एक क्राइटेरिया होता है और वो क्राइटेरिया उस चीज पे सूट भी होना चाहिए। तो ये एक स्टैंडर्ड होता है। अब कोई व्यक्ति स्टैंडर्ड से नीचे भी तो जा सकता है, क्या दिक्कत है ना। तो ये सारी चीजें हैं, तो रूल्स रेगुलेशन में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आता है। और वो समय समय पे गवर्नमेंट नोटिफाई करती है और चीज़ों को क्लेरिफाई करती है। तो वो अपडेट कर किया जा सकता है। तो एनएचएम आपको समझ में आ गया होगा, है ना। आशा कार्यकर्ता के ऊपर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, तो इसको हम बाद में देखेंगे।
और नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद में इस चीज़ को और ज़्यादा क्लैरिफाई किया जाएगा और जितने भी डाउट है उन सबको क्लियर किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बाकी सब तो समझ में आ गया एनएचएम के बारे में। हेलो। सर चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं हम। आप एनएचएम को थोड़ा सा और पढ़ लेना, है ना, और समझ लेना। ओके, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। थैंक यू सर।